नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है सीड। एक सेशन हमारा हो चुका है सीड से रिलेटेड, और एनएससी का एग्जाम देखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने हेतु तो हमने आज जो सेशन ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें क्या है, आज हम जो सीड है उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। आपको बता दूं कि असल में सीड है क्या। क्या है सीड, आप मुझे बताएं। वह वह चीज जिसे हम क्या है, नए पौधे के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं, सीड कहलाता है। यानी ग्रेन्स भी सीड है, तना भी सीड है, पत्ती भी सीड है, ये फूल भी सीड है। ये क्या है, ये सभी की सभी सीड्स के प्रकार है। इट मीन्स क्या है कि जड़, तना, पत्ती तथा दाना फल के द्वारा अपने स्वरूप ही यानी आइडेंटिकल कॉपी अगर किसी चीज ने प्रोड्यूस कर ली तो वो बीज सीड कहलाता है। आपको पता है कलम भी क्या है, एक सीड है, और तना भी एक सीड है, पत्ती भी जैसे ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा की पत्ती वो भी एक है, सीड का काम करती है। तो आइडेंटिकल कॉपी किसी ने प्रोड्यूस कर ली तो वो सीड कहलाता है। वैसे बोटनिकली हम देखें तो सीड क्या है, देखो, फर्टिलाइज ओव्यूल क्या है, सीड कहलाता है। क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। यानी डेवलप्ड ओव्यूल, विकसित बीजांड बीज कहलाता है, विकसित बीजांड बीज कहलाता है। और विकसित अंडाशय ओवेरी, अंडाशय क्या है, फल बनाता है। यानी क्या है, आपको बता दूं कि जो ओव्यूल है वो बनाता है सीड। क्या बनाता है, सीड। डिवेल्प्ड ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। और क्या है, डिवेल्प्ड ओवेरी किस में कन्वर्ट होती है, ये होती है फ्रूट्स में, होती है ना। और फ्रूट के अंदर ही बीज हमें देखने को मिलते हैं। तो जो बीजांड है, जो बीजांड है वो क्या है, बीज बनाता है। जो अंडाशय है वो क्या है, वो फल का निर्माण करता है। क्या करता है, फल का निर्माण करता है। इतनी बातें आपने सीख ली। देखो कि जो एक बीजपत्री है, बीजों में भ्रूणपोष होता है परंतु द्विबीजपत्री में नहीं। असल में क्या है कि जो सीड है ना, सीड, सीड में तीन चीजें मुख्य होती है। तीन चीजें मुख्य होती है। एक तो होती है एम्ब्रोयो, क्या, एक तो होती है एम्ब्रोयो, एक होता है सीड कोट, क्या, एक होता है सीड कोट, और एक क्या है, आपको देखने को मिलेगा स्टोर्ड एनर्जी या स्टोर्ड फूड। तीन चीज हो गई। एक तो आपको देखने को मिलेगा भूरण, एक क्या है, संचित खाद्य पदार्थ या फूड मटेरियल, एक आपको देखने को मिलेगा बीज चोल, सीड कोट। तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। बीज चोल है, सीड कोट है, इसका काम है रक्षा, सीड को बाहरी आघातों से बचाना सीड कोट का काम है। क्लियर है मेरी बात। और एम्ब्रोयो का काम है नया पौधा बनाना, नया पौधा बनाना। समझ रहे हो मेरी बात। भ्रूण का काम क्या है, नया पौधा बनाना। भ्रूण एज ए टाइनी प्लांट्स है, यानी छोटा पौधे का सूक्ष्म रूप है। और स्टोर्ड एनर्जी ये क्या है, ये है, ये क्या, भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये लगभग विशेष तौर से दो रूपों में पाई जाती है। एक तो जो एक बीजपत्री है उनमें तो एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड फूड है वो एक बीजपत्री है, मोनोकोट्स, उनमें क्या है, एंडोस्पर्म के रूप में या भ्रूणपोष, भ्रूणपोष के रूप में।
और द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री में या डाइकोट्स में क्या है, कोटिलेडोन। बीजपत्र, समझ रहे हो मेरी बात, कोटिलेडोन्स। आपको आइए, आपको क्या है, हम डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि असल में ये चीजें क्या है। आप यहां देख रहे हैं, ये है द्विबीजपत्री, क्या है, द्विबीजपत्री या डाइकोट। ये क्या है, डाइकोट। और ये क्या है, ये है मोनोकोट। ये डाइकोट, ये मोनोकोट, और ये भी क्या है, डाइकोट है। आपको यहां सबसे पहले ये जो चित्र है ये देखें, ये डायग्राम देखें। देखो मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स की संरचना आप देख रहे हैं तो सिंगल सीडेड, ठीक है। अब ये देखें सिंगल सीडेड, यहां क्या है, आपको ये आइडेंटिकल कॉपी में खुलेगा, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बीजपत्री। आप एक बीजपत्री में बाहर का जो भाग है वो देखें, वो है सीड कोट। क्या है, सीड कोट। काम क्या है, बाहरी आघातों से रक्षा करना। अब देखें, ये जो मेजर पोर्शन आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा जो भाग है, ये है आपका भ्रूणपोष। क्या है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, ठीक है। इसके अंदर ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो टोटल आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, ये सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूरा पोर्शन है ये आपको देखने को मिलेगा, ये है भ्रूण का भाग। क्या है, भ्रूण, समझ रहे हो। भ्रूण में दो प्रकार के आपको भाग मिलेंगे। ऊपर वाला भाग है, ये देखो ऊपर ये टिश्यू है, एक ये नीचे वाले टिश्यू है। ये क्या है, ये है रेडिकल। क्या है, रेडिकल पार्ट है। ये क्या है, ये है प्ल्यूमूल पार्ट, ठीक है। ये तनांकुर वाला भाग है, ये मूलांकुर वाला भाग है। समझ रहे हो मेरी बात। यहां से क्या है, आपको फर्स्ट लीव देखने को मिलेगी, जहां पौधा वह भाग जिससे पत्तियों का या तने का निर्माण होता है। और ये वो भाग है जिससे क्या है, रूट निकलेगी। इसे कहते हैं रेडिकल। ये रूट को जन्म देता है। इतनी बात समझ गए। ये पूरा पोर्शन ये आपको मिलेगा भ्रूण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, लेकिन इसमें कोटिलेडोन्स होता है लेकिन फ्यूज्ड होता है, सिंगल कोटिलेडोन्स होता है। सिंगल कोटिलेडोन्स होती है, लेकिन ऊर्जा कोटिलेडोन में संग्रहित न होकर भ्रूणपोष में संग्रहित रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखें, ये है डाइकोट्स। डाइकोट बीन, जो बीन है उसका एक सीड है। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपको मिलेगा, ये है भ्रूण। ये क्या है, भ्रूण। इसके ऊपर वाला जो भाग है, इससे किसका निर्माण होगा, इससे तनांकुर वाला भाग है, इससे तने का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला भाग है, इससे क्या है, रूट का निर्माण होता है। क्या होता है, रूट का निर्माण होता है। अब देखो कि ये तो हमने समझ लिया, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री बनाते हैं, डायग्राम देखते हैं। असल में क्या है कि ये जो आप भाग देख रहे हैं ऊपर वाला, ये लिखा है ना प्ल्यूमूल, ये जो भाग है ये है प्ल्यूमूल। क्या है, प्ल्यूमूल या तनांकुर, जो क्या है, तने का निर्माण करता है। किसका निर्माण, तने का निर्माण करता है, इंग्लिश में कहते हैं प्ल्यूमूल। और जो आप नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये नीचे वाला भाग देख रहे हैं, जो कि जब पौधा बाहर निकलता है तो बीज पत्र से नीचे या जो कि धरती में रहता है, वो वाला भाग है हाइपोकोटाइल्स। क्या है, हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल से नीचे क्या होता है, रेडिकल पार्ट होता है। ये तो हाइपोकोटाइल भाग है, ये क्या है, रेडिकल। क्या है, रेडिकल। आपको पता है कि रेडिकल, आर मतलब रूट निकलेगी। रेडिकल को हिंदी में कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं, मूलांकुर। इतनी बात समझ में आ गई। यहां जो भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करेगा, वो करेगा क्या, वो करेगा जो बीज पत्र है, कोटिलेडोन्स है, वो क्या है, भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करेंगे। आपको ये देखो डायग्राम में आपको पौधा ही नजर आ रहा है,
और ये क्या है, पौधे का ही सूक्ष्म रूप होता है। भ्रूण क्या है, पौधे का ही सूक्ष्म रूप होता है। बीज द्वारा विशेष परिस्थितियों में जड़ तथा तने का निर्माण होना अंकुरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंकुरण। और देखें कि अब देखें कि विशेष क्या है, स्पेशल चीज, सीखने वाली चीज क्या है कि बीज के तनांकुर, तनांकुर यानी प्ल्यूमूल, प्ल्यूमूल से तने का निर्माण होता है तथा मूलांकुर रेडिकल से जड़ का, रेडिकल से रूट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रूट का निर्माण होता है। और मजे की बात यह है कि बीज का अंकुरण होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है, रूट। वजह क्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम रूट का निर्माण होता है, प्रथम किसका, जड़ का। क्यों, आधार प्रदान करना। क्या, आधार प्रदान है। प्रकृति को भी पता है अगर सीड में तना पहले निकल गया तो बैलेंस नहीं रहेगा, इसलिए रूट निकलेगी और रूट का जमाव होगा, तब क्या है, पौधा भली भांति फलेगा फूलेगा। क्लियर है मेरी बात, अंकुरण अच्छा सक्सेसफुली होगा। इसलिए प्रकृति को भी पता है सबसे पहले क्या निकलती है, रूट। ये बात आपको याद रखनी है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेडिकल किसका भाग है, या ये कहें रेडिकल से कौन सा भाग निकलता है, आपको पूछेंगे तो हमें कहनी है रेडिकल से रूट। और ये है पहली बार, पहली बार रूट निकल। अब देखो क्या होता है, आपने कभी चने का सीड देखा है क्या, चने का, चने का देखा है ना। चने में क्या होता है, आपको आज आज देख लेना आराम से। वैसे तो बेसिकली सभी में है, लेकिन चने को बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। चने का सीड उठाना, आपको चने के अंदर क्या है, वैसे सभी में होता है, क्या होता है, एक माइक्रो सूक्ष्म रंध्र मिलेगा जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल में क्या है, माइक्रोपाइल का काम क्या होता है कि भ्रूण तक क्या है, ऑक्सीजन का, गैस का जो विनिमय है, गैस का विसरण है वो हो, यानी जो गैस का विनियमन है वो उसी माइक्रोपाइल से होता है। और विशेष परिस्थितियों में क्या है, उसी माइक्रोपाइल के जरिए पानी अंदर जाता है जिसे इम्बाइबेशन कहते हैं। और इम्बाइबेशन के कारण पानी अगर अंदर चला गया तो क्या है, भ्रूणपोष में उपस्थित एमाइलेज और जिब्रेलिक एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम एमाइलेज एक्टिवेट हो गया, वो आगे जाके क्या है, स्टार्च है ना, उसको स्टार्च और माल्टोज है वो क्या सिंपल शर्करा में कन्वर्ट करने लग जाता है। क्लियर है मेरी बात, जिससे भ्रूण को एनर्जी मिलती है और भ्रूण क्या है, अंकुरित हो जाता। अब देखो इसे, बीज चोल सीड कोट द्वारा माइक्रोपाइल सूक्ष्म रंध्र के द्वारा पानी का अंतः चूषण, इम्बाइबेशन। आपसे पूछ ले कि पानी सीड कोट में माइक्रोपाइल के जरिए पानी अंदर जाना क्रिया है इम्बाइबेशन, ठीक है। उसके बाद में पानी भ्रूण पोष तक पहुंचता है तथा जिब्रेलिक अम्ल और एमाइलेज सक्रिय होते हैं। जिब्रेलिक एसिड और एमाइलेज, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज सक्रिय होता है और एक्टिवेट होने के बाद में भ्रूण में उपस्थित स्टार्च और मुख्य रूप से क्या, माल्टोज को सिंपल शर्करा में कन्वर्ट करने लग जाता है। और जैसे ही सिंपल शर्करा में कन्वर्ट हुई और एनर्जी मिली भ्रूण को। क्लियर है मेरी बात। और अगर आपको याद नहीं हो कि जो सीड है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको लिखना है माल्टोज, क्योंकि जो के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है माल्टिंग की। आपने सुना है ना, माल्टिंग। माल्टिंग किस में होती है, जौ में होती है ना, बियर बनाते हैं, माल्टिंग की क्रिया होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसमें माल्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। और माल्टोज क्या सिंपल शर्करा में कन्वर्ट हुई और भ्रूण को अंकुरण के लिए ऊर्जा मिल गई। अब देखें आगे, देखो ये चीजें बहुत बार आती है कि जो सीड है उसमें क्या है, स्पेशल जो सब्सटेंस है, स्टोरेज है, वो क्या है।
आपको बता दूं, आपने ग्लूटेन तो सुना ही है गेहूं में, राइस में क्या है, ओराइजिन, व्हीट में क्या है, ग्लूटेन, बार्ले में क्या है, होर्डेन, मेज में क्या है, प्रोटीन का भाग है ना ये, जैन प्रोटीन, होर्डेन, और ग्लूटेन, ग्लूटीन भी कहते हैं, ग्लूटेन, ओराइजिन, ठीक है। और मटर में देखो लेग्यूमिन, 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 और सोयाबीन में नोडुलिन, नोड्यूलिन, और सनफ्लावर में इनुलिन, इनुलिन, ग्रेन्स फेसियोलिन्स, लेग्यूम्स में फेसियोलिन, फेसियोलस वल्गेरिस, फेसियोलिन ग्रेन लेग्यूम्स में क्या, फेसियोलिन। इन सब चीजें, ये महत्वपूर्ण सबस्टांस है जो क्या है, स्टोर्स रहते हैं, ये प्रोटीन वाले भाग। अब देखें कि देखो असल में आपको मैंने बताया था कि सीड के टाइप्स, क्या, सीड के टाइप्स, वो तो थे सीड के टाइप जो हमने डिवाइड किए थे, जो क्या है मानव ने डिवाइड किए थे, आपको बताया था आधार बीज, पंजीकृत। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये है, ये क्या है, ये है प्रकृति के द्वारा डिवाइड किए गए। देखो कि जब भी अंकुरण होता है, दो प्रकार है, दो प्रकार का अंकुरण होता है। पहला जो अंकुरण है, पहला जो अंकुरण है वो है ऊपरी भूमिक एपीजियल, और दूसरा जो है वो है हाइपोजियल। वो क्या है, हाइपोजियल। देखो बड़ी बड़ी बात यही है कि एपीजियल, एपीजियल जर्मिनेशन देखो, सबसे पहले एपीजियल जर्मिनेशन देखो, हाइपोकोटाइल, देखो बीज पत्तर, ये फर्स्ट लीव, एपिकोटल। मैंने ये कहा था कि जो बीज पत्र है, बीज पत्र, ये बीज पत्र आगे इससे नीचे वाला जो भाग है ये हाइपोकोटाइल कहलाता है, क्लियर है। इससे ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है एपिकोटाइल। क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। ये बीज पत्र आ गए, ठीक है। ये यहाँ क्या आ गया, यहाँ फर्स्ट लीव्स आ गई। देखो एपिकोटाइल, एपी एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, ऊपरी भूमि की जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो सीड कोट है, सीड कोट है वो भूमि के ऊपर आ जाता है। देखो यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है, और सीड कोट क्या है, देखो सीड है वो धरती के ऊपर आ गया, ये देखो, इसे कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में, एपीजियल जर्मिनेशन समझ गए, हाइपोजियल में क्या हुआ, जो सीड कोट है वो भूमि में ही रहता है, सीड कोट, और यहाँ क्या, यहाँ सीधी लीफ, सबसे पहले रूट, उसके बाद में लीफ। ये है तनांकुर, ये है मूलांकुर। हाइपोकोटाइल, 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 और एक हाइपोकोटाइल से क्या है, क्या है, हाइपोजियल। अगर ऐसे भी याद नहीं रखना तो ऐसे रखो कि सीड कोट हाई, हाई से ऐसे हाइड होता है ना, हाई से हाइड रहता है, हाइड क्या रहता है, अगर सीड कोट हाइपोजियल में हाइड रहता है, हाइड रहता है यानी जमीन के अंदर रहता है तो उसे हाइपोजियल कहते हैं। अगर यही सीड कोट क्या है, बाहर आ गया, यही सीड कोट क्या है, बाहर आ गया, तो क्या है, उसे कहते हैं एपीजियल। क्या कहते हैं, एपीजियल। दो प्रकार के जर्मिनेशन है, एक तो जो जो क्या है बीज बाहर निकल जाता है, एक में बीज बाहर निकलता है। बीज अंकुरण के समय बीजावरण भूमि में ऊपर आ जाता है, बीजावरण भूमि के ऊपर आ जाता है, भूमि के ऊपर आ जाता है। जैसे नीम आपने देखा है, नीम, नीम को उगते हुए सभी ने देखा है, नीम को उगते हुए सभी ने, इमली को भी देखा है कि नीम क्या है, जो गुठली होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है, निकलती है ना। देखें आगे,
उदाहरण क्या है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मूंग, उड़द, ये सभी क्या है, ये उदाहरण है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अधोभूमिक हाइपोजियल मतलब वह जो हाइड रहता है, अंदर रहता है। बीज अंकुरण के समय बीजावरण अंदर रह जाता है, राइस, मेज, व्हीट, ये ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखो जब सीड जर्मिनेशन होता है ना, स्टेम है ना, स्टेम क्या है आपको बता दिए कि प्लूमूल से क्या है, तना निकलता है, तनांकुर कहते हैं। तना किससे, साइटोकाइनिन से। किस हार्मोन के कारण निकलता है तना, साइटोकाइनिन। किससे, साइटोकाइनिन। और इस क्रिया को कहते हैं कैलोजेनेसिस। क्या कहते हैं, कैलोजेनेसिस। और रूट क्या है, रेडिकल। रेडिकल पार्ट से रूट निकलती है, और रूट क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण निकलती है। और इसे कहते हैं राइजो रूट, रेडिकल रूट और राइजोजेनेसिस। रेडिकल रूट और राइजोजेनेसिस क्रिया क्या कहलाती है, राइजोजेनेसिस। इस इनको आप भली भांति से आराम से इन्हें सीख लो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। देखो बीज के, कोई भी बीज है, अंकुरण के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें चाहिए, देखो प्रकाश, ये आवश्यक फैक्टर हैं जो सीड जर्मिनेशन को क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रकाश, हवा, आर्द्रता, पानी और तापमान। हवा, आर्द्रता, पानी, तापमान। अब तापमान, प्रकाश, हवा, डे लेंथ, ये इन सब का हमें ये मानो आप जैसे पूरे साल प्याज, आलू घर पर रहते हैं स्टोर, हमारे यहाँ, हम सभी के यहाँ क्या है, आलू और प्याज हम क्या है, स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा लहसुन है, वो भी हम स्टोर करके रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल तापमान आया, जैसे ही फेवरेबल तापमान आया, प्रकाश डे लेंथ चेंज हुई और हवा का रुख बदला, तो क्या है, जो प्याज है, आलू है, उनमें अंकुरण होना शुरू हो जाता है। और पानी, आपको पता ही है कि पानी विशेष अहम रोल पैदा करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। मोस्टली जो चीजें हैं, मोस्टली दो फैक्टर बहुत ही ज्यादा, एक तो होता है क्या, ह्यूमिडिटी, या यूं कहें मॉइस्चर, एक है टेम्परेचर। ये ऐसे समझो, सीड अंकुरण के लिए, डोरमेंसी के लिए, सीड अंकुरण के लिए ये यही राम है। समझ रहे हो मेरी बात। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण यही कारक है प्रकृति के, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो बीज अंकुरण को प्रभावित करते। देखो उत्तम बीज के गुण क्या है, आपको बता दिए बीज क्या है, बीज आपको बता दिया बीज क्या है, आगे टाइप्स और करवा दूंगा मैं। खैर, उत्तम बीज के गुण क्या है, यानी उत्तम बीज किसे कहते हैं। उत्तम बीज वो बीज होगा, देखो इंप्रूव्ड वैरायटी क्या होती है, या उत्तम बीज, उत्तम बीज वो बीज है, या उत्तम बीज या इंप्रूव्ड वैरायटी वो बीज है जो क्या है, 20 से 25% ज्यादा उपज दे। समझ रहे हो मेरी बात। जो सामान्य बीजों से उत्तम बीज के गुण, यानी वो बीज जो क्या है, सामान्य बीजों से ज्यादा, 20 से 25% ज्यादा उपज दे, उत्तम बीज कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात, इंप्रूव्ड वैरायटी कहलाता है। अब क्या है, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्या है, गुण है कि उत्तम बीज है तो अनुवांशिक, अगर उत्तम अच्छा बीज है, उत्तम बीज है, तो उसकी है क्या, जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। प्रमाणित उत्तम बीजों की अनुवांशिक शुद्धता 99% होनी चाहिए। और अनुवांशिक शुद्धता मेंटेन करने के लिए रोगिंग की क्रिया की जाती है। रोगिंग क्या है, रोगिंग क्या है, यह क्रिया अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है, तो रोगिंग की क्रिया। और रोगिंग क्या है, एक किस्म से, जैसे गेहूं की एक किस्म है, गेहूं में 3077 वैरायटी हमने लगा रखी है, उसमें क्या है, ऐसे मानो 2851 के पौधे उग गए, तो उन 2851 के पौधों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, रोकिंग। उसी फसल के दूसरी किस्म के पौधे बाहर निकालना
क्या कहलाती है, रॉगिंग। दूसरी किस्म के पौधों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, रॉगिंग कहलाती है। बाहर निकालना रॉगिंग। अनुवांशिक शुद्धता के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, अनुवांशिक शुद्धता के लिए ग्रो आउट गोट टेस्ट किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है। और देखो और क्या है, देखो अनुमान बेसिकली ग्रो आउट टेस्ट है ना, ग्रो आउट टेस्ट ये अनुवांशिक, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन क्या है आनुवांशिक, मैं बता दूं अनुवांशिक शुद्धता के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं, जो क्या है एजेंसी करती है। क्या करती है, एजेंसी करती है, सीड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की बीज सही असल में अनुवांशिक शुद्धता कितनी है। एक तो है जीओटी ग्रो आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट। एक क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ग्रो आउट टेस्ट और इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है इसमें ग्रो आउट टेस्ट में, ग्रो आउट टेस्ट में बीज लगाकर, जैसे ग्रो आउट टेस्ट में जैसे 6 मीटर की लेंथ और 20 सेंटीमीटर के बीच में क्या है हाइट, 2 सेंटीमीटर के गैप रखी, इस हिसाब से क्या है बीजों को क्या है लगाते हैं, सही एक एक्चुअल डिस्टेंस पर लगाते हैं, जो सही डिस्टेंस होते, और पौधे को पहचाना जाता है कि ये दूसरी किस्म का पौधा नहीं है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, इसमें क्या होता है एक क्या है बफर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, और ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है। बफर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और क्या है अलग अलग बैंड बनाए जाते हैं, जिससे क्या है जैसे प्रोटीन, जैसे अलग अलग किस्मों में प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो अलग अलग होता है, उनकी फॉर्मेशन जेनेटिक फॉर्मेशन अलग अलग होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि अगर अलग किस्म के होंगे तो अलग अलग बैंड बनेंगे प्रोटीन को। इसमें क्या है बाद में बताऊंगा कभी स्पेशल, हम अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस और गोट टेस्ट पर लेक्चर लेंगे तो उसमें बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, सारा का सारा खेल प्रोटीन का होता है। क्या होता है, प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन से क्या है नए, अगर 2-3 वेराइटी है, 3 जैसी वेराइटी है तो 3 बैंड अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है। अनुवांशिक शुद्धता के लिए कौन सा टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट और है इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 विधि प्रयोग की जाए। दूसरा गुण क्या है अनुवांशिक, उत्तम बीज का अनुवांशिक शुद्धता। दूसरा क्या है भौतिक शुद्धता, उसमें किसी भी प्रकार के कटे फटे पुराने टूटे हुए बीज ये सब है, या खरपतवार के बीज, डस्ट है, कंकड़ पत्थर नहीं होना क्या कहलाता है भौतिक शुद्धता। और है बीज, खरपतवारों के बीज, टूटे बीज, पत्थर वगैरह नहीं होना, इसलिए प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 98% होनी चाहिए, और इससे अधिक ही होनी चाहिए। देखो इम्प्योरिटीज होती है ना, कंकड़ पत्थर, ये सारी की सारी ये भौतिक अशुद्धियां हैं। और इन भौतिक, अगर सीड लोट है, जैसे 200 क्विंटल का एक लोट होता है, और सीड लोट में जो भौतिक अशुद्धियां हैं उनको कहते हैं डोकेज। क्या कहते हैं, डोकेज। भौतिक अशुद्धता को क्या कहते हैं, डोकेज। आपसे क्वेश्चन आएगा कि सीड लोट में उपस्थित भौतिक अशुद्धियों को डोकेज कहते हैं, डोकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डोकेज। परसेंटेज में काउंट किया जाता है, डोकेज कहते हैं। क्लियर है। दूसरा तीसरा जो इसका उत्तम बीज का गुण है वो है इसका बीज ओज, यानी अगर अच्छा बीज है तो उसका बीज ओज का मतलब क्या है कि वो सीड वाइएबल है या नहीं है, उसमें अंकुरण की क्षमता कितनी अधिक है, ये सब सीड ओज कहलाता है। सीड विगर, सीड विगर कहलाता है। बीज ओज का तात्पर्य बीज की उम्र और उसका स्वास्थ्य है। ठीक है। नए बीज अधिक ओज वाले होते हैं, ओज अधिक होता है, नए बीजों में ओज अधिक होता है, यानी कोई भी बीज है कितना ताकतवर है, ठीक है, यानी वाइएबल है या नहीं है, ये सब बीज ओज कहलाता है। वो कितना, जैसे ये मानो कि एक तो होता है जवान आदमी, एक होता है बूढ़ा आदमी, तो इसी प्रकार एक सीड होता है वो नया नवेला सीड होता है, एक होता है पुराना, तो पुराने में क्या है ओज घट जाती है। उच्च
चौथा जो इसका उत्तम बीज का जो गुण है वो है उच्च अंकुरण क्षमता, यानी अच्छा बीज वो बीज है जिसमें हाइयर जर्मिनेशन हो, ठीक है। एक नमी का परसेंट, उत्तम बीज वो जिसमें क्या है, फेवरेबल एकदम उचित नमी हो, यानी बीजों में उचित आर्द्रता होनी आवश्यक है ताकि लंबे समय तक भंडारित हो सके और किया जा सके और सीड जर्मिनेशन अच्छा हो। कि उत्तम बीज में एक आइडल मॉइस्चर होनी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि जो अनाज है उनको स्टोर किस किस नमी पर स्टोर किया जाता है और कितने नमी तक वो आइडल माने जाते हैं। तो अनाज है उनको क्या है 10 से 12% है नमी, 10 से 12% नमी। दलहनी फसलों 9% नमी, तिलहनी 8% और मसाले 6 से 7%। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद कर लो कितना 7 8 9 10, 7 8 9 10, 10 से 12, ठीक है। अनाज में मोस्टली अनाज में पूछी जाती है 10 से 12, सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्या गुण है कि उसका जो रियल वैल्यू है, वास्तविक उपयोगिता मान कितना है उसका, कि उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से अधिक होना चाहिए। और रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, रियल वैल्यू जीपी अपॉन पीपी, जीपी इंटू पीपी अपॉन 100, इस प्रकार से रियल वैल्यू निकालते हैं। हमेशा मात्रक क्या है इसका, मात्रक है प्रतिशत है, और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 75% तो होनी ही चाहिए, 75% तक रियल वैल्यू होनी चाहिए। और क्या गुण होना चाहिए उत्तम बीज का, कि बीज की जो जीवन क्षमता है, वाइबिलिटी है, समझ रहे हो, जो वाइबिलिटी है वो कितना जीवित रह सकता है, वाइबिलिटी है, यानी उसकी बीजों का जीवन क्षमता उचित होनी आवश्यक है। क्योंकि अगर जीवित नहीं होंगे बीज तो क्या है, बीज जीवित नहीं होंगे तो अंकुरण भी नहीं होगा, एम्ब्रोयो स्वस्थ होना चाहिए। ये फॉर्मूला है रियल वैल्यू का, रियल वैल्यू इज इक्वल टू जीपी अपॉन जीपी इंटू पीपी अपॉन 100। अंकुरण प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत को 100 से भाग देना है और मोर देन 75 होना चाहिए। अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत का फार्मूला देख लो कि एक अच्छा अंकुरण है, उत्तम बीज में अंकुरण है जो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बीज का अंकुरण प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अंकुरित बीजों की संख्या बट्टे बोए गए कुल बीजों की संख्या इंटू 100, यानी अंकुरित बीज बट्टे कुल बीज जो बोए गए हैं इंटू 100, ये भी प्रतिशत में काउंट होता है, ठीक है। अंकुरण प्रतिशत हमेशा 60 से क्या है, 60 से 90% तक होता है। आपको बताऊंगा कॉटन में कम है, किस में ज्यादा होता है, ठीक है। अंकुरण ज्ञात करने के लिए नमूने कितनी संख्या ली जाती है, अंकुरण अगर हमें ज्ञात करना हो, आगे भी बताऊंगा मैं आपको, 200 आपको बताऊंगा आगे कितने सैंपल कलेक्ट करते हैं। देखो अंकुरण प्रतिशत, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये यहाँ शंकर मक्का, यानी ये मानो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन आपको पता है 10,000 पौधे लेने हैं, ये लेने हैं, इनका अंकुरण प्रतिशत वास्तव में ज्यादा होता है, ठीक है, 90%। गेहूं, जो सरसों, चना कितना 85%, धान, गेहूं का आपने राउंड कर दिया, धान, इसके अलावा रिजका, संकुल, मक्का ये 80%, और बाजरा इसे याद करना है, बाजरा, मूंग, मोठ, चावला, अरहर, अरहर का पूछा जाता है, ये क्या है 75%। मूंगफली, मूंगफली, सोयाबीन, ग्वार, प्याज, मूली ये 70%, और कपास ये पूछा जाता है आपका कि कपास में कितना होता है 65%। नॉर्मल कपास में, सामान्य कपास कितना 65%, कितना होता है 65%, 65%। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार। और कपास और भिंडी, मालवेसी कुल कितनी है 65%। इसके अलावा गाजर, मिर्च, पालक, कुकुरबिट्स 60%। ये जर्मिनेशन अंकुरण प्रतिशत है, आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जीवन क्षमता, कि कोई भी सीड है वाइएबल है या नहीं है, कोई भी बीज है वो जीवित है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। ये
टेस्ट किए जाते हैं कि जो पहला फेमस टेस्ट है, सबसे फेमस टेस्ट है, वो है टीजेड टेस्ट, टेट्राजोलियम परीक्षण। क्या है? टेट्राजोलियम परीक्षण। ये बेस्ट मेथड है और सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि भी है। इसे क्या कहते हैं? इसे टोपोग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, टोपोग्राफिकल टेस्ट या मेथड कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, जब टीजेड नाम आ गया टेट्राजोलियम, और टेट्राजोलियम का क्या मतलब हुआ कि टेट्राजोलियम क्लोराइड क्या है? टेट्राजोलियम परीक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसमें दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, एक होता है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड भी मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, असल में इस रसायन में क्या होता है, 1% सामान्य, वैसे तो 0.5 से 2% तक यूज किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। और क्या है, बीजों को 24 घंटे तक, जैसे बीज है, बीज को 24 घंटे तक पानी में डुबोया जाता है, पानी में डुबोया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि जीवित बीजों को रखकर, पहले क्या है, हम 24 घंटे तक पानी के जो सॉल्यूशन है, पानी वाला नॉर्मल सॉल्यूशन है, उसमें डुबा देंगे, जिसके बाद में आपको पता है ये एंजाइम एक्टिवेट होंगे, एमाइलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम उन बीजों को काटते हैं, बीच में से क्या है काट देते हैं, काट के हम क्या है ट्रे में रख कर ये सॉल्यूशन है 1% सॉल्यूशन, इसमें भिगोते हैं। तो क्या होता है, एंजाइम क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो क्या है, किसको, कि जो जीवित बीज है, आपको पता है रेस्पायरेशन करेंगे, जीवित बीज क्या है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो क्या है, जीवित बीजों को लाल कलर में, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और लाल रंग है ना, वो किससे होता है, ट्राइफिनाइल फॉर्मेजीन्स के कारण। किसके कारण? ट्राइफिनाइल फॉर्मेजीन्स के कारण। किसके कारण? ट्राइफिनाइल फॉर्मेजीन्स के कारण। यह टेस्ट बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल टेस्ट। आपको बता दिया बायोलॉजिकल टेस्ट। अगर इसे काउंट करना हो कि अंकुरण प्रतिशत कितना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, टी जेड टेस्ट इज इक्वल टू बीजों रंचित बीजों की संख्या बटे कुल बीजों की संख्या। वह बीज जो क्या है, लाल रंग जिन्होंने प्रदर्शित किया है, वो आपको बटे कुल बीजों की संख्या इंटू 100। इस प्रकार से हम, एक बात बता दूं, ये एक प्रश्न आया हुआ है, वो बहुत बार आया है कि खोज किसने की, इसकी खोज की थी लैंकोन ने। किसने? लैंकोन, जर्मनी का वैज्ञानिक था, जर्मनी का वैज्ञानिक था लैंकोन, 1942 इसने खोज की। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है लैंकोन, 1942 लैंकोन ने खोज की। किसने की? लैंकोन ने, जर्मनी का वैज्ञानिक था, उसने खोज की। सबसे बेस्ट टेस्ट है। दूसरा क्या? पोटेशियम परमैंगनेट मेथड, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें क्या, उसने जो टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट था, उसमें क्या है, जीवित बीज है, उन्होंने रंग प्रदर्शित किया था, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट में मृत बीजों द्वारा रंग बदल लिया जाता है। क्या है? सबसे तेज विधि है, सबसे तेज विधि है, सबसे तेज विधि कौन सी है? पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। इंडिगो कार्बाइन टेस्ट, ये भी एक टेस्ट है, इंडिगो कार्बाइन टेस्ट है। इसमें क्या होता है, इंडिगो कार्बाइन में ये एक केमिकल फार्मूला था, बहुत बड़ा केमिकल है, जितना नाम है नहीं उतना ही बड़ा केमिकल फार्मूला है। ठीक है, इंडिगो कार्बाइन में सेम यही चीज होता है, टेस्ट किया जाता है, और मर्त बीज होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं। और क्या है? गोल्डेक्स टेस्ट। मैंने कहा था टी जेड टेस्ट में 2,3,5 ट्राइफिनाइल क्या है, टेट्राजोलियम क्लोराइड, फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसमें ब्रोमाइड, इसमें कौन सा लेंगे? ब्रोमाइड। गोरडेक्स टेस्ट। ये
गोर्डेक्स टेस्ट व्यापारिक नाम है, गोर्डेक्स जो टेस्ट है ये व्यापारिक नाम है। आपको बता दूं कि व्यापारिक नाम और इसकी खोज डेरेक बेवले ने की थी। किसने की थी? डेरेक बेवले। किसने की थी? जे डेरेक बेवले ने। किसने की? जे डेरेक बेवले ने। याद रखना है कि गोर्डेक्स टेस्ट है, जो गोर्डेक्स टेस्ट है उसमें रसायन कौन सा है? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, न कि क्लोराइड। क्लोराइड है टीजेड टेस्ट में, और उसकी खोज लैंकन ने की थी। इसकी खोज गोर्डेक्स की जे डेरेक बेवले ने की थी। जे डेरेक बेवले। ठीक है, नेक्स्ट देखें सैंड पोट टेक्निक। आपको पता है यूज फॉर जर्मिनेशन है। सैंड का क्या है? एक बालू मृदा का क्या है? घड़ा लिया जाता है और उसमें जर्मिनेशन करके देखिए। भ्रूण संवर्धन में क्या है? भ्रूण संवर्धन में सेम टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। भ्रूण संवर्धन में क्या होता है? भ्रूण संवर्धन में कुछ नहीं, जैसे ये सीड है, सीड को तोड़ कर क्या है? एम्ब्रोयो निकाल लेते हैं। एम्ब्रोयो निकाल लेते हैं, सीड कोट को तोड़कर एम्ब्रोयो निकाल लेते हैं। उसको क्या है? बाद में उसका जर्मिनेशन करके देखते हैं। इसे कहते हैं एम्ब्रोयो कल्चर टेक्निक। ठीक है, बीज परीक्षण। सीड टेस्ट क्या है? सीड टेस्ट क्या है? विभिन्न सीड टेस्ट है। देखो कि बीजों की क्या है? शुद्धता और अंकुरण की जांच प्रक्रिया जो हमने की थी, जो टेस्ट थे रियल वैल्यू और ये सब अंकुरण प्रतिशत जांच करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो सीड टेस्ट होते हैं। विभिन्न टेस्ट हैं। एक तो होता है टेस्ट वेट। देखो क्या है टेस्ट वेट? टेस्ट वेट क्या है कि 1000 बीजों का वजन क्या है? टेस्ट वेट 100 बीजों का वजन सीड इंडेक्स। देख लो टेस्ट वेट क्या है? छोटे व हल्के बीजों के लिए काम में लिया जाता है। 1000 बीजों के वजन को परीक्षण भार या टेस्ट वेट कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टेस्ट वेट है। ये आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है? गेहूं का आया हुआ है, और बासमती धान का आया हुआ है, और धान का आया हुआ। इसके अलावा गेहूं सा। ये 4 अति महत्वपूर्ण है। आज याद कर लो, आएगा किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। गेहूं का कितना है? 40 ग्राम टेस्ट वेट है। कितने? 1000 बीजों का वजन। और गेहूं सा में कितना है? 2 ग्राम। फैलेरिस माइनर 2 ग्राम, और धान में 25 ग्राम, बासमती में 21 ग्राम, सरसों में 3 से 5 ग्राम, और बाजरा में 5 ग्राम, तिल में 3 ग्राम। तिल में 3, गेहूं में 40, गेहूं सा में 2। देखो धान में, गेहूं में 40, धान में 25, फिर 21, फिर गेहूं सा में 2। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद रखना है। इसके अलावा देखो सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। सीड इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब आप सभी भी देखते हो, जब भी हम नए नोटबुक लगाते थे बचपन में, क्या है? इंडेक्स बनी होती थी। इंडेक्स बनी होती थी। इस प्रकार से मानना है हमें 100 इंडेक्स है। 100 इंडेक्स है, और इंडेक्स में आसानी से हम किसी चीज का क्या है? नंबरिंग कर सकते हैं। तो कम संख्या होगी वो क्या होगी? इंडेक्स। 100 बीजों के वजन को बीज सूचकांक कहते हैं। बड़े व भारी बीजों के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चने का कितना? 16 ग्राम, सोयाबीन 10 से 15, मकई याद कर लेना, मकई 20 से 25 ग्राम, मूंगफली 45 ग्राम, कपास 7 से 10 ग्राम। नेक्स्ट, पर्लिंग इंडेक्स क्या है? कठोरता की जांच करने के लिए, कठोरता की जांच करने के लिए जो इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है वो पर्लिंग इंडेक्स है। वो पर्लिंग इंडेक्स है। ठीक है, अब देखो क्या है? पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है किसका? गेहूं का। बहुत बार गेहूं से रिलेटेड पृथक्करण दूरी पूछी गई है। पृथक्करण दूरी इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि ये अनुमानसिक शुद्धता को मेंटेन करती है। और पृथक्करण दूरी मैंने ये कहा था, एक तो रॉगिंग की क्रिया होती है अनुमानसिक शुद्धता के लिए, रॉगिंग की क्रिया जरूरी होती है। एक होती है आइसोलेशन डिस्टेंस। पृथक्करण, उत्तम बीज उत्पादन में अनुमानसिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? फसलों के मध्य एक उचित दूरी हो, ताकि क्या है? क्रॉस पोलिनेशन न हो। क्या न हो? क्रॉस पोलिनेशन न हो। देखो
सेल्फ पोलिनेटेड फसलें कौन है? सबसे पहले ये चीज देखो कि सेल्फ पोलिनेटेड फसल कौन, देखो एक्चुअली सेल्फ पोलिनेटेड वो फसलें जिनमें क्या है, जैसे ये पादप है, ये पादप है। पादप, पहली बात तो परागण क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, देखो कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना और निषेचन करना परागण कहलाता है। ठीक है, परागण कहलाता है। और परागण में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है, देखो ये पौधा दिया है, ये पौधा है, और इस पर ये फूल लगा है, इस पर भी ये फूल लगा है, इस पर भी ये फूल लगा है। अगर पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल पार्ट्स है, पोलन ग्रेन उसी फूल के या उसी पौधे के अन्य फूल पर, अगर है पोलन ग्रेन उसी पौधे के उसी फूल पर या उसी पौधे के अन्य फूल पर वर्तिकाग्र पर क्या किया कि ट्रांसफर हुए, तो क्या कहलाए, पहुंचे या ट्रांसफर हुए, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि निषेचन किया, तो इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये क्या है, दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो क्या हुआ, ये क्रॉस पोलिनेशन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए स्वपरागित फसलें, गेहूं, देखो जो स्वपरागित फसलें होती हैं, स्वपरागित फसलों में क्या है कि जो स्वपरागित फसलों में क्या है, आइसोलेशन डिस्टेंस कम रखी जाती है, आइसोलेशन डिस्टेंस कम रखी जाती है क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अब देखें गेहूं, जो दही, धान और गेहूं, इनको तो आराम से याद करनी है। 3 मीटर आधार बीज में और प्रमाणित बीज में भी 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस होनी चाहिए। मूंगफली में कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर और 3 मीटर। इसके अलावा चना में ये याद करना आपको, चना में 10 मीटर और 5 मीटर। सरसों में कितनी, 200 और 50। याद क्या करना है, गेहूं, जो चना, धान आपको बता दिया 3-3 मीटर, लेकिन गेहूं और धान को याद करना है 3 मीटर। सेल्फ पोलिनेटेड फसलें, मूंगफली में 3 मीटर, तो क्या हुआ, गेहूं, धान और मूंगफली जो हम बिजाई करते हैं 3 मीटर, चना क्या है 10 और 5 मीटर, सरसों 200 मीटर और 50 मीटर। अब देखें आगे, प्राय परपरागित, देखो सेल्फ पोलिनेटेड मतलब हुआ कि उनमें क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन कितना, 1 से 5% तक हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, स्वपरागण ही होगा। लेकिन प्राय परपरागण में क्या होता है, प्राय परपरागण में क्या होता है, लगभग 5 से 30% तक होता है, 5 से 30% तक क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दूरी देखो, अरहर में कितनी है, अरहर में 250 मीटर और 100 मीटर आधार बीज, इसलिए आधार बीज में हमेशा अनुमानिक शुद्धता प्रमाणित बीज से ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए डिस्टेंस ज्यादा है। कपास में कितना है, 50 मीटर और ये याद कर लेना, ये अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ज्वार, भिंडी, ज्वार में संकर ज्वार आपसे पूछ लिया, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड में उदाहरण है अरहर, कपास और ज्वार, ये 3 सबसे फेमस उदाहरण है, सबसे फेमस उदाहरण है ओपन क्रॉस पोलिनेटेड का। ठीक है, इस हिसाब से अपने को भिंडी में कितनी, 400 और 200 मीटर, ज्वार में संकुल में, संकर में अलग अलग रखी जाती है, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, परपरागित या क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें क्या है, दूसरे पौधे के पुष्प पर परागण होना। ठीक है, मक्का में देखो आधार बीज के लिए 600, प्रमाणित बीज के लिए 300, संकुल में 400 और 200। बाजरा सबसे फेमस, अति महत्वपूर्ण बाजरा 1000, ये पूछा जाता है, बाजरा 1000 और 200। ठीक है, संकुल में 400 और 200, सूरजमुखी में और कुसुम में 400 और 200, इस हिसाब से हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, सुषुप्त अवस्था, डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी
क्या है? देखो कोई भी बीज है, कोई भी बीज है या सीड है, वो क्या है, फेवरेबल कंडीशन में भी अंकुरित नहीं होता। फेवरेबल कंडीशन में भी कई बार है अंकुरित नहीं होता, उसे कहते हैं सुषुप्त अवस्था। क्या कहते हैं? सुषुप्त अवस्था, यानी बीज का अंकुरण न होना क्या कहलाता है? सुषुप्त अवस्था। और सुषुप्त अवस्था अंकुरण के लिए सभी आवश्यक दशाएं होने के बावजूद भी बीज का अंकुरण न होना सुषुप्त अवस्था कहलाती है, डोरमेंसी। ठीक है। और यह क्या है, आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। यानी इसके कारण क्या होते हैं, आंतरिक कारण भी हो सकते हैं, जेनेटिक कारण ये भी हो सकते हैं, और क्या है, बाह्य कारण भी हो सकते हैं। ठीक है। और आंतरिक कारण है वो किससे होते हैं? एब्सिसिक एसिड के कारण। किसके कारण? ये याद कर लेना, जो आंतरिक डोरमेंसी, आंतरिक सुषुप्त अवस्था का जो कारण है मुख्य है, वो क्या है? एब्सिसिक एसिड। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड। देखो डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की डोरमेंसी होती है। पहली है इनेट, जो क्या है? इनेट, अंदर, इनेट अंदर, अंदर इसे प्राथमिक डोरमेंसी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बीज के अंदर जो डोरमेंसी उसे काउंट करेंगे तो वो होगी इनेट या प्राथमिक या जन्मजात। ठीक है। इसमें क्या होता है, बीज अनुवांशिक कारणों के कारण, जो जेनेटिक है, जेनेटिक फैक्टर के कारण अगर है उसमें क्या है, सुषुप्त अवस्था आई, तो उसे कहते हैं इनेट, इनेट डोरमेंसी। क्या कहते हैं? इनेट डोरमेंसी। एक होता है इंड्यूस। आप देखो आंतरिक कारण क्या है? एब्सिसिक एसिड। और सुषुप्त अवस्था क्या है? सुषुप्त अवस्था अनुवांशिक कारण के कारण, इनेट जो डोरमेंसी है वो अनुवांशिक कारणों के कारण आता है। दूसरा इंड्यूस, यानी किसी चीज को इंड्यूस किया गया है। ठीक है। यानी बलकर्त। तो द्वितीय कौन सी है? बलकर्त। यह दैनिक तथा ये फिजियोलॉजिकल कारण है ना, फिजियोलॉजिकल या मोर्फोलॉजिकल कारण, ये बाहरी वातावरणीय कारणों के कारण भी आती है। सुषुप्त अवस्था क्या होती है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से भरने, वाटर लॉक्ड कंडीशन, यानी इंड्यूस हुआ है, यानी सीड तो उग सकता था, उसका अंकुरण हो सकता था, लेकिन क्या है, उसे इंड्यूस किया गया ताकि वो अंकुरण न हो। तो कैसी कंडीशन होगी? दैनिक या वातावरणीय, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना या घटना, इसके अलावा पानी भरने की समस्या, ऑक्सीजन की समस्या, ताप की समस्या, आर्द्रता की समस्या, ताप, आर्द्रता और जल भराव। जल भराव से क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, इस प्रकार से द्वितीय जो इंड्यूस है। तीसरी एनफोर्स्ड, यानी अब क्या है, एनफोर्स किया गया है, एनफोर्स किया गया है, उसे एनफोर्स्ड, प्रेरित किया गया है। कैसे प्रेरित कर सकते हैं? मनुष्य कुचमाती जीव है, मनुष्य जब अगर मनुष्य क्या करता है, हल वगैरह चलाता है या क्या है, ज्यादा हल वगैरह चलाता है, तो उससे क्या है, बलपूर्वक बीज नीचे गहराई पर चला जाता है, जिसे कहते हैं अनफोर्स्ड डोरमेंसी। जैसे डीप प्लेसमेंट, यानी अगर बीज ज्यादा गहराई में चला गया तो बीज तो कई बार क्या होता है, अगर जैसे हम जीरा मान के चलते हैं, जीरे के लिए हल्की सी गहराई जरूरत होती है। इसी प्रकार है क्या है, अगर उसे ज्यादा गहराई में बो देंगे तो वो अंकुरित नहीं होता। इस प्रकार ये एनफोर्स्ड जो डोरमेंसी है वो यही है। क्लियर है मेरी बात? और जंगली जई है ना, जंगली जई, एविना फटुआ, जंगली जई में, जंगली जई में, जंगली जई में क्या हुआ? जंगली जई में थ्रस्टर ने ये बताया था कि 1959 में के तीनों डोरमेंसी पाई जाती है। थ्रस्टर ने ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि जो जंगली जई है उसमें ऐसी कौन सी खरपतवार है जिसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है, या ऐसे पूछ सकते हैं ये किसने कहा? तो थ्रस्ट ने 1959 में बताया था कि ये तीनों प्रकार की डोरमेंसी। सुषुप्त अवस्था का लाभ क्या है? अगर जैसे डोरमेंसी आएगी, सुषुप्त अवस्था आएगी, तो भंडारण क्षमता आराम से भंडारित करके रख सकते हैं, प्रतिकूल वातावरण से बचाव होता है, क्योंकि अगर डोरमेंसी नहीं हो तो क्या है, अंकुरण हो गया तो क्या हो गया, अंकुरण हो गया तो क्या है, हमारा जो पदार्थ है वो खराब हो सकता है। इसके अलावा जो बाहरी वातावरण है, जैसे मान के चलो कोई क्रॉप्स है जो
वार्म सीजन की है, और वो क्या है कोल्ड सीजन में अगर उसका अंकुरण हो गया तो वो क्या है कि जो लो टेम्परेचर है वो उसे नष्ट करे। लगातार खरपतवारों का उगना, ये सब भी डोरमेंसी के लिए लाभदायक है, क्योंकि डोरमेंसी होगी तो खरपतवार जब लगातार उगेंगे वो बंद होंगे, ठीक है। और इसके अलावा सुसुप्त अवस्था, डोरमेंसी तोड़ने के क्या लाभ है, यानी डोरमेंसियों को कैसे देखो, कई कई बार ये क्या होता है, डोरमेंसी लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। जैसे कॉटन में डोरमेंसी तोड़नी जरूरी होती है, क्योंकि अगर डोरमेंसी नहीं तोड़ेंगे तो क्या है, अंकुरण है लेट होगा। इसी प्रकार क्या होता है कि जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी को तोड़ने के लिए क्या होता है कि विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं ताकि डोरमेंसी तोड़। देखो डोरमेंसी का कई बार फायदा ऐसा होता है, जैसे मूंगफली है, आपको पता है मूंगफली में 2 प्रकार की प्रजातियां होती है, झुमका और विस्तारी। आपको पता है जो झुमके वाली है उसमें क्या है, डोरमेंसी नहीं होती, और इसमें डोरमेंसी होती है। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो जैसे हार्वेस्ट करनी हो अगर हमें, जैसे मूंगफली हमारी फसल है वो बस 4-5 दिन बाद में हम हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि बारिश हो गई तो वो क्या है, उगना शुरू कर देंगी। क्या है, उगना शुरू कर देंगी, इसलिए हमें डोरमेंसी को क्या है, इंड्यूस करते हैं। डोरमेंसी हम छिड़काव करके हमें क्या है, मूंगफली में डोरमेंसी लाते हैं, तो डोरमेंसी यहाँ खतरनाक साबित हुई। इसी प्रकार कभी खतरनाक कभी लाभदायक सिद्ध। तो डोरमेंसी को तोड़े कैसे, देखो भौतिक उपचार क्या है, भौतिक उपचार क्या है, स्केरिफिकेशन, खुरचना। यानी इसमें क्या है, खुरचने में क्या है, यानी जब सीड कोट हार्ड होंगे तो उन्हें क्या है, जल्दी अंकुरण करने के लिए क्या है, जो हार्ड सीड कोट होते हैं उनको क्या है, तोड़ते हैं या उनको कुचरते हैं, समझ रहे हो, उनको नरम करते हैं, उनको नरम करते हैं। कठोर परत होने के कारण बीज अंकुरण नहीं हो पाता, बीजों को खुरचकर सुसुप्त अवस्था तोड़ी जाती है। मालवे सिकुल और लेग्यूमिनेसी में आपको पता ही, कॉटन में है, इसके अलावा लेग्यूमिनेसी में कुचरने के लिए जैसे जैसे हम कोई चीज खुरचते हैं तो हम सैंड पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, सैंड पेपर, सैंड पेपर का प्रयोग करके हमें स्केरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, निम्न स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करके हम क्या डोरमेंसी तोड़ते हैं। तो 2 प्रकार के उपचार होते हैं, एक तो होता है क्या, निम्न ताप पर उपचार, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं कि बीजों को 2 से 8 डिग्री, याद रख लेना ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 से 8 डिग्री पर क्या है, 2 से 8 डिग्री पर 12 से 24 घंटे के लिए रखते हैं, जिससे क्या है कि डोरमेंसी है वो ब्रेक होती है, ठीक है। इसके अलावा गर्म जल 55 से 60 डिग्री तापमान पर अगर पानी में उबालेंगे तो क्या होगा, डोरमेंसी भी टूटेगी। इसके अलावा रोगों से रोग निर्जमीकृत भी होते हैं, यानी क्या है, रोग भी नष्ट होते हैं। जैसे जैनसन ने एक टेक्निक दी थी लूट समट के लिए, 54 डिग्री सेंटीग्रेड के पर गर्म करना। गेहूं में लूज समट के लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उपचारित करना, जिससे क्या है, लूज समट रोग न हो। इसके अलावा रासायनिक उपचार भी होते हैं, कुछ रासायनिक उपचार भी होते हैं। रासायनिक उपचार क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट सर्वोत्तम रसायन है ये, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए सर्वोत्तम रसायन। 1 से 3% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल का उपचार किया जाता है, 1 से 3%। हमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, निम्न में से कौन सा डोरमेंसी ब्रेक करने वाला रसायन है, पोटेशियम नाइट्रेट। मात्रा याद रखनी है 1 से 3%, बस बात खत्म, क्लियर है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कपास के लिए, कॉटन हेतु। देखो सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉटन है उस पर क्या है, आपको पता है, कॉटन पर लंबे रेशे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, लिंट और फज, यानी वो भाग है जो क्या है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं उनको कहते हैं फज, और एक होता है लिंट। आपको पता है वो रेशे, उनको क्या है, जो रेशे रह जाते हैं बिनोड़े, और उनको क्या है, हमें जो फज है उनको हटाने की क्रिया क्या है, 0.1%
0.1% H2S, ये सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। H2SO4 की कितनी मात्रा, डीलिंटिंग बोलते हैं, डीलिंटिंग। लिंट मतलब क्या है आपको पता ही है, ठीक है, रेसा। तो डीलिंटिंग के लिए 0.1% सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, 0.1% का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, डीलिंटिंग अलग है, डोरमेंसी तोड़नी अलग है। कॉटन में डीलिंटिंग अलग है, डीलिंटिंग के लिए तो 0.1% सॉल्यूशन का छिड़काव करते अपने उपचारित करते हैं, और ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट ही करेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि जो H2SO4 है वो डोरमेंसी ब्रेक करता है। कारण क्या है कि कॉटन है उस पर क्या है, हार्ड सीड कोट होता है, उसको करना है हमें सॉफ्ट, और सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं हमें कि 1:9 भाग में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और है कपास बीजों को मिलाएंगे। 1 भाग तो H2SO4, 9 भाग क्या है, बीज। इसका प्रयोग करके हम क्या है कि रेस से डीलेंटिंग तो ये है, इसके अलावा हम डोरमेंसी भी तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक उपचार में क्या है, एक अलावा देखो एक क्वेश्चन आया है एनएससी में, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, सुपरवाइजर में भी आया है, जेट में भी आया है, डब्ल्यू में भी आया है। एक क्वेश्चन है कि आलू में डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, थायोयूरिया। किसका, थायोयूरिया। 0.5 से 1% के घोल का प्रयोग है आलू में क्या, सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। किसका, थायोयूरिया। थायोयूरिया का प्रयोग आलू में किस लिए किया जाता है, डोरमेंसी ब्रेक करने के। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड 50 से 100 ppm घोल का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बीजोपचार। देखो कोई भी फसल है, बीजोपचार एक अहम रोल अदा करता है। अगर हम बीजोपचार कर देते हैं तो हमारी 50% जो पेस्टिसाइड पर 50% जो खर्च है उससे बचा जा सकता है। क्या बचा जा सकता है, 50% जो खर्च है उससे बचा जा सकता है। एक मेथड होती है अगर हमें बीजोपचार करना हो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बीजों में टीकाकरण क्या है, तो बीजोपचार बीजों को जैसे टीका लगाना हो वैसा प्रतीत होता है, तो इसे कहते हैं टीकाकरण कहलाना। और बीजोपचार का एक क्या है, क्रम है। सबसे पहले हम क्या है, फंगीसाइड से उपचारित करेंगे। सबसे पहले किससे, फंगीसाइड से उपचारित करेंगे, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड से, और उसके बाद में राइजोबियम से उपचारित करेंगे। किससे करेंगे, राइजोबियम से उपचारित करेंगे। राइजोबियम की एक थैली में कितना, 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर आता है। कितना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कितना, 200 ग्राम कल्चर, ठीक है। इसके अलावा बीजोपचार हेतु कल्चर का प्रयोग 10 किलो बीज को आधा लीटर पानी में, 10 किलो बीज लेंगे, आधा लीटर पानी, 50 ग्राम गुड़ घोलकर उसको उबालकर उस पर क्या है, हम 200 ग्राम कल्चर डालकर लेपित करेंगे। ये राइजोबियम कल्चर हो गया। और ब्रीडर सीड में मैंने बताया था टैग प्लस लेबल। तो टैगों में देखो, टैग इस पर होता है क्या, ब्रीडर सीड पर क्या है, कौन सा, सुनहरे कलर का। देखो लेबल क्या होता है, लेबल आपको बताया था 10 × 15 × 10 सेंटीमीटर। इस पर क्या है, लेबल पर जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन अंकुरण प्रतिशत है। इसके अलावा ये किससे उपचारित किया गया है, इसमें वीड है या नहीं है, उसमें डस्ट पार्टिकल है नहीं, ये सब सारी अनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, ये सारी लेबल पर लिखी होती है। लेकिन टैग पर क्या होता है, टैग पर सिर्फ लॉट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, सैंपल लेने की तिथि, ये सब टैग पर होती है। तो ब्रीडर सीड के लिए टैग है वो, ब्रीडर सीड के लिए जब से ब्रीडर सीड के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ब्रीडर सीड को आइडेंटिफाई करने के लिए टैग दिया जाता है, जो कि है सुनहरा पीला, गोल्डन येलो कलर का। फाउंडेशन सीड है कितना है, 15 × 7.5 सेंटीमीटर का टैग। और ये क्या है, इसमें फाउंडेशन सीड में कौन सा टैग होता है, व्हाइट। सर्टिफाइड 15 × 7.5 सेंटीमीटर, कौन सा टैग है, सर्टिफाइड को आपको पता है ब्लू, कौन सा, ब्लू।
लेबल्ड, लेबल तो आपको बता ही दिया मैंने, लेबल क्या है, लेबल वैसे ट्रूथफुल लेबल TLS या TFL ट्रूथफुल लेबल सीड है, उस पर सिर्फ लेबल लगा होता है, न कि टैग लगा होता है। ठीक है, लेबल मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। देखो एक होता है मैकेनिकली, अगर क्या है कि अगर बीज मैकेनिकली क्या है इंजर्ड है, अगर सीड मैकेनिकली इंजर्ड है, मैकेनिकली इंजर्ड है तो हमें किसका प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यांत्रिक खराब बीजों का परीक्षण। अगर मैकेनिकली क्या है इंजर्ड है, मैकेनिकली इंजर्ड है तो हमें फेरिक क्लोराइड घोल का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो टूटा हुआ भाग है, जैसे ये हमारे पास है, ये है गेहूं, आपको पता है ये हिस्सा टूटा हुआ है, अगर हम इसे फेरिक क्लोराइड से उपचारित करेंगे तो ये वाला जो भाग है ना, ये काले रंग का हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फेरिक क्लोराइड मैकेनिकली इंजर्ड सीड के लिए टेस्ट किया जाता है। बीजों के स्वास्थ्य हेतु परीक्षण। देखो अगर स्वास्थ्य मेंटेन करना है बीजों को, तो क्या है, गेहूं में अगर करनाल बंट है या धान का बंट रोग है, तो हम क्या है ये कुछ नहीं है, ये NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.2% घोल का सॉल्यूशन बनाएंगे, और उस सॉल्यूशन में क्या है इनको भिगो देंगे, तो क्या है हम गेहूं के करनाल बंट और धान का जो बंट रोग है उससे निजात पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो क्या है कि अगर संक्रमित हुए बीज, जैसे हमने NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में हमने क्या है भिगोया, और भिगोकर हमने अगर देखा ना, तो जो संक्रमित बीज होंगे वो फेरिक क्लोराइड की तरह काले रंग के होंगे, और जो स्वस्थ बीज है वो पेल येलो कलर है दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन 10 जुलाई सन 1900 कब, 10 जुलाई सन 1924 में इसकी स्थापना हुई। 10 जुलाई सन 1900 कहा, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले क्या हुई थी, इसके पहले फेडरिक नोबे, F90 कल बताया था आपको, F90 1889 में क्या किया था, सीड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किया था। कहा, जर्मनी में। कहा, जर्मनी में। कहा, जर्मनी में नोबे ने, इसलिए इन्हें सीड टेक्नोलॉजी और सीड टेस्टिंग के पिता कहते हैं, पिता ऑफ सीड टेक्नोलॉजी प्लस टेस्टिंग। सीड टेस्टिंग, इन्होंने सीड टेस्टिंग लैब है जो स्थापित की थी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सीड टेस्टिंग के पिता भी कहते हैं। और क्या है, अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सारी के सारी क्या है, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड या बीजों से रिलेटेड जितने भी मेथड्स है ना, वो क्या है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, वहां से यहां तक आते हैं, ये भी दिया बनकर क्लियर है। तो अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए नमूने के लिए, सैंपल के लिए बीजों की कितने की आवश्यकता, अगर ये जो अलग अलग संस्थान है उनके दिए हुए जो नियम कानून है, वो अगर हम इसके अनुसार ले, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन उनके अनुसार 400 बीज, कितने, 400 बीज राष्ट्रीय नियम है, नेशनल पॉलिसी के हिसाब से 200 बीज, जो नए रूल्स बने उसके अनुसार 200 बीज। वैसे मोस्टली भारत में 200 प्रयोगी सैंपल लिए जाते हैं, 200 बीजों के सैंपल लिए जाते हैं फसली स्तर पर है। एक क्या होता है जो सैंपल लिया जाता है ना, सैंपल सीड लोट, क्योंकि सर्टिफिकेशन से पहले सैंपल लिया जाता है, सैंपलिंग। आपको बता दिए कि 200 बीज ये तो लिए थे जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए, विभिन्न टेस्ट के लिए, लेकिन सीड लोट में अगर उसकी क्या है लेबलिंग प्लस टैग के लिए परीक्षण किया जाए,
तो परीक्षण है, अगर लेबल और टैग के लिए परीक्षण किया जाए तो क्या है, 1000 ग्राम बड़े बीज और 500 ग्राम छोटे बीजों का सैंपल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? छोटे बीजों का सैंपल लिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? सैंपल लिया जाता है। और इसके अलावा क्या है कि शुद्धता प्रतिशत, शुद्धता प्योरिटी परसेंटेज क्या है असल में, गेहूं, जौ, चना, बरसी, मटर, ज्वार 98% न्यूनतम शुद्धता होनी चाहिए। मक्का, धान, ये सब इसमें ही इंक्लूड है। 98% भाग है, 98% तक शुद्धता होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, ये तो न्यूनतम है। 98% न्यूनतम है। गेहूं, जौ, चना, मक्का, धान, ये सरसों, तिल, सोयाबीन में 91% तक शुद्धता। आपको बता दूं, जब आप सीड खरीदोगे तो सीड के पीछे लेबल लगा, लेबल पे आप देखोगे तो अलग अलग सीड्स है, अलग अलग प्रकार की जर्मिनेशन होती है। मूंगफली में देखो 96%, कितनी? 96%। नेक्स्ट, बीजों उत्पादन हेतु, अगर बीज उत्पादन करते हैं, बीज प्रतिशत कम रखते हैं। बीज उत्पादन हेतु, बीज उत्पादन अगर हमें करना हो तो सीड रेट 20% कम रखते हैं। सीड उत्पादन करना हो तो 20% कम, 20% कम सीड रेट रखते हैं। इसके अलावा क्या है, फफूंदनाशक दवा की मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति, यानी फंगीसाइड को 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से भी उपचारित किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे पहले फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, उसके बाद में क्या, राइजोबियम गलचो। बीजोपचार हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम का प्रयोग है। सीड ड्रेसिंग ड्रम, सीड ड्रेसिंग ड्रम इस हिसाब से बना होता है। ये यहाँ पर क्या है, एक ढांचे पे बना होता है। यहाँ क्या होता है, एक ये होता है, इसको हिलाते हैं ना, इसमें क्या है, सीड और दवाई डालकर हम हिलाते हैं तो ये ड्रम घूमता है, और इस हिसाब से इसको। और टूफी गोल क्या है, अपरिपक्व तो भ्रूण, भ्रूण अगर इन विट्रो भ्रूण संवर्धन करना हो तो अपरिपक्व अगर भ्रूण है उनका संवर्धन करना हो, उनको क्या मैच्योर करना हो तो क्या विशेष प्रकार के घोल का प्रयोग किया जाता है, टूफी गोल कहते हैं। बीज की बुआई हेतु उर्वरक के मध्य कितनी, 2% डिस्टेंस ये जो है ना सीड और ये फर्टिलाइजर, जैसे ये सीड हो गया, ये फर्टिलाइजर, देखो इनके बीच में गैप होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। किस पर? बीज, जैसे ये है बीज और ये होगा उर्वरक। उर्वरक यहां नहीं होगा, उर्वरक यहां नहीं होगा, बीज के नीचे 2 सेंटीमीटर गैप होगा, 2 सेंटीमीटर गैप। बीज, बीज यहां होगा, बीज यहां होगा, जैसे ये अर्थ है, ये सतह आ गई, हमने यहां जैसे यहां प्लेसमेंट किया बीज को, यहां बीज आ गया और यहां क्या आ गया, यहां उर्वरक आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? और 2 सेंटीमीटर इसके बीच में होगा गैप। गुरुजी ये क्या है, तो बता दूं कि भाई लोगों, ये जो सीड है ना, सीड है और 2 सेंटीमीटर गैप, फिर आ गई उर्वरक, फर्टिलाइजर। क्यों यहां 2 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं, ये तो चलो चल गया, लेकिन नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों, यहां सीड क्या है, अंकुरित होकर क्या है, रूट, नीचे की तरफ रूट आएगी इसकी, ताकि इसे पोषण मिल सके, इसे पोषण मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित बीज बोने की विधि छिटकुआ या नाई विधि, छिटकुआ या नाई विधि, क्योंकि अधिकतम जो एरिया है अनइरिगेटेड एरिया है,
ज्यादा एरिया हमारा अनइरिगेटेड आपको पता ही है। यहाँ क्या होता है, राजस्थान के वहां जो बिरानी बेल्ट होता है वहां क्या है, साथ में ही तो ड्राइवर ट्रैक्टर पीछे तवियां जो डिस्क एरो है वो पीछे लगी हुई है ट्रैक्टर के, और एक तरफ क्या है ड्राइवर बैठा है, एक तरफ क्या है जो साथ वाली सीट है वहां पर क्या है एक है किसान बैठा रहता है, वो क्या है ट्रैक्टर के आगे आगे जो छिटकुआ रखता है बीज को क्या छिड़काव करता है और पीछे पीछे तवियां लगाते हैं। इसके अलावा नाई विधि भी है, सर्वोत्तम विधि क्या कौन सी है, सीड ड्रिल मेथड। बिजाई की सबसे सर्वोत्तम विधि है वो सीड ड्रिल मेथड है, कौन सी, सीड ड्रिल मेथड। इसके अलावा देखो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पर रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। देखो आलू की सुसुप्त अवस्था, ये आए हुए क्वेश्चन है, तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थायो यूरिया। किसका, थायो यूरिया। ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है बताओ, ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए, GOT। एक और टेस्ट बताया मैंने, इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस, ये दोनों परीक्षण किसके लिए किया जाता है, अनुवांशिक शुद्धता जेनेटिक प्योरिटी उसमें कितनी का है, इसका निर्धारण करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आधार बीज किसकी संतति है, आधार बीज की संतति, आधार बीज की संतति कौन है आप बताओ, प्रमाणित बीज, ठीक है। और आधार बीज किसकी संतति है, ब्रीडर सीड की। और बताओ बीज का वास्तविक मान क्या है, बीज का वास्तविक मान क्या होगा यदि 80% क्या है शुद्धता और 70% अंकुरण प्रतिशत। हमें फार्मूला की रियल वैल्यू इज इक्वल टू GP इंटू PP अपॉन 100, यानी जर्मिनेशन की जगह हमने कितना रखा 70 और प्योरिटी की जगह हमने लिखा 80/100, 56% है क्या, ये 56%। प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, प्रमाणित बीज किस से उत्पन्न किया जाता है बताओ, आधार बीज से, आधार बीज से, नाभिकीय सीड क्या, पंजीकृत बीज और प्रजनक बीज सबको पता है। और आधार बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है, सफेद रंग का। और भारत में बीज अधिनियम किस वर्ष अधिनियम बनाया गया, समझ रहे हो, किस वक्त बनाया गया, किस बीज अधिनियम, सीड एक्ट 66। और क्या है श्रीमान, बस इतनी सी कहानी है। मैंने NSC का एग्जाम देखा था कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 3 tier सिस्टम ऑफ सीड प्रोडक्शन क्या है, इसने पूछा था कि 3 tier सिस्टम है, 3 पीढ़ी बीजों उत्पादन में क्रम क्या है, क्रम पूछा था उसने। मैंने कल ही आपको बताया था कि भारत में है ना, भारत में 3 सिस्टम चल रहे हैं सीड प्रोडक्शन के, क्या, सीड प्रोडक्शन के 3 सिस्टम। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सीख जाओ, आएगा और करना है आपको, ठीक है। कैसे, पहला जो सिस्टम है उसे कहते हैं 3 tier सिस्टम या 3 पीढ़ी सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले नंबर पर होता है प्रजनक बीज, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आधार बीज, यानी प्रजनक बीज से आधार बीज उत्पन्न करेंगे, आधार से क्या करेंगे, प्रमाणित। तो ये कौन सी पीढ़ी होगी, ये 3TM 3 पीढ़ी वाली होगी, प्रजनक बीज 1, आधार बीज 2 और ये प्रमाणित बीज 3। समझ रहे हो मेरी बात, यही सीड प्रोडक्शन की टेक्निक है। सीड प्रोडक्शन है ना जो प्रजनक बीज से स्टार्ट होता है, किससे, प्रजनक बीज से शुरू होता है,
समझ रहे हो? अच्छा, 4 टियर सिस्टम गुरुदेव क्या है? 4 टियर सिस्टम यानी वह सिस्टम जिसमें 4 पीढ़ी हो। तो इसमें क्या होता है? प्रजनक बीज तो वही रहेगा, प्रजनक बीज, और इसके बाद में क्या? आधार बीज। आधार बीज एक पीढ़ी तैयार कर ली, लेकिन आधार बीज कम तैयार हुआ तो क्या एक पीढ़ी और तैयार कर ली, आधार सेकेंड है। इसके बाद में क्या हुआ? प्रमाणित। कितनी पीढ़ियां हो गई? 1 2 3 4 पीढ़ियां। अब देखो 5वीं पीढ़ी जो तीसरे नंबर की है, 5 टियर सिस्टम। 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी में क्या होता है? प्रजनक, फिर आधार, कम पड़ा, फिर वापस आधार लगाया, आधार से ही आधार उत्पन्न किया, फिर प्रमाणित, आधार बीज सेकंड, फिर प्रमाणित, प्रमाणित बीज फर्स्ट, फिर प्रमाणित बीज सेकंड। इस प्रकार से ये 5 विधि हो गई, 5 पीढ़ी हो गई ना। प्रजनक, आधार 1, आधार 2, प्रमाणित 1, प्रमाणित 2, इस हिसाब से। ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक और चीज बता दूं आपको, एक होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। क्या होता है ये? एसएमआर कभी शॉर्ट फॉर्म में आ जाए और आपसे पूछ ले क्या है, तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? ये है कुछ नहीं, एक बीज से कितने बीज तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, एक बीज से कितने बीज तैयार किए जा सकते हैं, इसे कहते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेट या रेशियो। क्या है? गेहूं का एक बीज से 20 बीज तैयार किए जा सकते हैं। धान का एक बीज से 80 बीज तैयार किए जा सकते हैं। कौन सा सामान्य? संकर धान है अगर तो एक बीज से 100 बीज तैयार किए जा सकते हैं। मक्का है, एक बीज से 80 बीज तैयार किए जा सकते हैं। और कॉटन है, कॉटन है, एक बीज से 50 बीज तैयार किए जा सकते हैं। ये मुख्य मुख्य चीजें वो लिखा रहा हूं, ज्यादा आप कचरा क्यों पढ़े। ठीक है, जो जितनी जरूरत है उतनी पढ़ेंगे, अनावश्यक चीजें वस्तुएं हम प्रयोग ही नहीं करते। नेक्स्ट कौन सी? नेक्स्ट करेंगे अपने कॉटन, और कॉटन चलो एक और कर लेते हैं, मूंगफली, ग्राउंड नट है, एक बीज से 8 बीज तैयार हो सकते हैं। ये है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। क्या है? सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। क्या है? सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। इस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद रहेगा। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा इंडिगो कारमाइन विधि इजाद की। कौन सी? इंडिगो कारमाइन विधि इजाद की नेल्जुबो ने। क्या? इंडिगो कारमाइन विधि। अब मैंने आपको कहा था, कल भी कहा था, लेबल और टैग। लेबल कंपलसरी है, अनिवार्य है एक्ट के अकॉर्डिंग। क्या है? लेबल कंपलसरी है। क्या लिखा होता है? जर्मिनेशन परसेंटेज, फिजिकल प्योरिटी, और इसके अलावा जेनेटिक प्योरिटी, ये अन्य चीजें।
इस पर मिलते हैं। डेट ऑफ पैकिंग, सिफारिश, सिफारिश, और बताओ। टैग क्या होता है? वॉलेंट्री, स्वैच्छिक। अगर प्रमाणित बीज उत्पादन करे तो टैग ले सकता है, लेकिन उसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो एक चीज होती है, ये क्या है? मैंने ये कहा था, ये टैग दिया, टैग से पहले सैंपल भरे जाते हैं, सैंपल भरे जाते हैं सीड लॉट से, सीड लॉट से। मैं ये कह रहा हूं कि सीड लॉट से क्या नमूने इकट्ठे किए जाते हैं, नमूने इकट्ठे करते हैं ना, तो क्या होता है, सीड लॉट होता है, जैसे लगभग 200 क्विंटल का होता है। उस सीड लॉट से क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 200 क्विंटल के सीड लॉट्स है, और सीड लॉट से क्या सैंपल लिए जाते हैं। तो 4 प्रकार के सैंपल है, 4 प्रकार के सैंपल भरे जाते हैं। क्या? 4 प्रकार के सैंपल भरे जाते हैं। पहला क्या है? प्राइमरी। दूसरा क्या है? कंपोजिट। तीसरा क्या है? सबमिटेड। चौथा क्या है? वर्किंग। समझ रहे हो? ये 4 प्रकार के सैंपल होते हैं। क्या होते हैं? सैंपल। जैसे सीड लॉट से लिया गया नमूना, पहली बार हमने सीड लॉट से सैंपल इकट्ठे किए। कंपोजिट में क्या होते हैं? सभी प्राइमरी सैंपल को इकट्ठा किया, यानी पहले एक प्रत्येक सीड लॉट से सैंपल लेंगे, उसके बाद में सभी सैंपल को इकट्ठा करेगा, उसके बाद में क्या है, वह ये सबमिटेड क्या है, वह नमूना जो लैब में भेजा है, लैब में भेजा है, जो सबमिट किया है। वर्किंग क्या है? वह नमूना जिसकी जांच लैब करता है, जिसकी जांच लैब करता है। ये 4 प्रकार के सैंपल हैं। पीडी मैंने आपको बताई दी। इसके एक और मैं बता देता हूं, सीड हार्डनिंग। सीड हार्डनिंग क्या है सर? क्या है सीड हार्डनिंग? कि किसी भी बीज को सूखा प्रतिरोधी बनाना, जिससे सूखा या शुष्क वातावरण सहन कर सके। समझ रहे हो मेरी बात? सहन कर सके। देखो क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सीड हार्डनिंग कैसे करती है, ताकि जो सूखा परिस्थिति हो उसमें सूखा सहन कर सके। कुछ नहीं होता, जैसे गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, ज्वार ले लो, ये सब चीजें मैं बात कर रहा हूं। क्या होता है, 2% है ना, 2% KCl, पोटेशियम क्लोराइड, 2% पोटेशियम क्लोराइड 1 लीटर पानी में घोलकर क्या है, बीजों को 10 घंटे डुबोया जाता है।
जिससे सीड हार्डनिंग हो जाती है। फायदा क्या है, सूखा सहन कर सकता है, इसके अलावा फ्लोवरिंग है वो जल्दी आएगी, और वो भी प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा लेगा। और सूखे की, अगर सूखा है, सूखे की स्थिति में बीज दर क्या करते हैं, बीज दर है ज्यादा लेते हैं। बीज दर कितनी, 10 से 20% ज्यादा लेते हैं, 15 से 20% ज्यादा लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधे 10 से 15% कम रखते हैं। जैसे बीज ज्यादा देते हैं ताकि अंकुरण जल्दी हो, उसके बाद में पौधे कम रखते हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा ना एब्जॉर्व करे। थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन है कंप्लीट करा दिया। ये आपको पूर्ण रूप से याद करना है, 100% इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।